मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और खूब मज़े ले रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा वीडियो है वह अर्थव्यवस्था की मौलिक अवधारणा यानी कि हमारे अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था का पहला लेक्चर है। हम इसका भी एक सेशन शुरू करने जा रहे हैं जो अर्थव्यवस्था में आपको आगामी एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज जो हम अपने वीडियो शुरू करने वाले हैं उसमें हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था क्या होती है। फिर उत्पादन के कारक देखेंगे कि उत्पादन के कारक क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम जो है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मालूम देखेंगे क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था की शाखाएं क्या होती हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार और भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता और आय का चक्रीय प्रभाव और उसके बाद में MCQs क्वेश्चन। इसके दो पार्ट में यह जितना भी सिलेबस दिया गया है इसके हम दो पार्टों में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिसमें पहले में हमारा अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, उत्पादन के कारक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और अर्थव्यवस्था की शाखाएं, यहाँ तक हम इसको कवर करेंगे। चलिए देखते हैं आगे और हम शुरू करते हैं इसको अर्थशास्त्र व अर्थव्यवस्था। अब देखिए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, वैसे तो हम देखते हैं कि सभी बुकों में इसके बारे में दिया होता है, अच्छे तरीके से लिखा होता है, मगर फिर भी हम इसको टेक्निकल तरीके से ना करके बिल्कुल बेसिक तरीके से देखेंगे। देखिए, एक तो होता है सीमित संसाधन और एक होते हैं असीमित इच्छाएँ। ठीक है, संसाधनों का प्रबंधन चरण वितरण होता है। ठीक है, जिन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है और दो भाग वो क्या है, सैद्धांतिक अध्याय और व्यवहारिक अध्ययन। तो दो हो सकते हैं, एक तो सैद्धांतिक अध्ययन और दूसरा होता है व्यवहारिक अध्ययन। अब जो सैद्धांतिक अध्ययन होता है उसे तो हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, और जो हमारा व्यवहारिक अध्ययन होता है उसे हम पढ़ते हैं अर्थव्यवस्था। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो किस पर है, अर्थव्यवस्था पर, जो हमारा व्यवहारिक है जिसे हम कहते हैं इकोनॉमी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं आर्थिक क्रिया, धन से संबंधित क्रियाएं जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। अगर हम इन्हें धन के अकॉर्डिंग समझें तो पहला होता है हमारा अर्थशास्त्र और दूसरा होता है हमारा अर्थव्यवस्था। यानी कि अर्थशास्त्र को हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं, आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक विवरण, यानी कि आर्थिक क्रियाओं का सैद्धांतिक विवरण जो होता है वो हमारा क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। और आर्थिक क्रियाओं का व्यवहारिक अध्ययन जो होता है वो हमारा अर्थव्यवस्था होता है। संसाधनों का इष्टतम उपयोग, अगर हम यहाँ देखें संसाधनों का इष्टतम उपयोग पर इसको थोड़ा जिक्र करें इसका, तो देखिए यह क्या है, अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है जब तक उसके आगे किसी देश या किसी भी क्षेत्र का नाम नहीं जोड़ा जाए वह अधूरा रहता है। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, इस तरीके से। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं क्या होती हैं, संसाधनों का अभाव होता है, उचित आवंटन की कमी होती है। ठीक है, इसके अगर हम देखें तो क्या है, देखिए आपको काफ़ी सरल भाषा में इसको समझाने की कोशिश कीजिए। तो हमारा क्या है, उत्पादन के कारक। अब उत्पादन कारक क्या है, वे कारक जिनके माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया संपन्न होती है, हम उन्हें क्या कहते हैं, उत्पादन कारक कहते हैं। अधिक उत्पादन कारक जो हैं वो क्या है, उत्पादन कारक जो हैं वह चार, एक तो भूमि, दूसरा पूंजी, श्रम और उद्यमशीलता। यानी उत्पादन के चार कारक होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन जो होता है हमारे कितने होते हैं, चार होते हैं। भूमि, पूंजी उत्पादन कारक के अंतर्गत आते हैं, श्रम जो आता है वो भी उत्पादन कारक के अंतर्गत आता है, और उद्यमशीलता भी इसके अंतर्गत आती है। देखिए, भूमि उत्पादन के लिए सहायक होती है, पूंजी उत्पादन के सहायक होती है, श्रम भी जो होता है उत्पादन के लिए सहायक होता है। ठीक है, हम सरल भाषा में इसको कोशिश कर रहे हैं कवर करने की। अब देखिए क्या होते हैं इसके कारक और इनका किस तरीके से क्या क्या प्रतिफल होता है। अभी हमने जिक्र किया था कि हमारे क्या क्या कारक होते हैं, भूमि। तो भूमि जो हमारा किस तरीके से उत्पादन के परिभाषा क्या, उत्पादन के प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन जो कहते हैं उसे क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। अब इसका प्रतिफल क्या होता है, भूमि से मिलता है किराया हमें, और भारत में क्या है, ये उपलब्ध है, ये क्या है, भारत में उपलब्ध है। जबकि पूंजी की बात करें तो पूंजी में धन व तकनीक ये इसमें होती है, और ये किसके रूप में प्रतिफल मिलता है हमें, इससे ब्याज से, और इस चीज़ का क्या है, अभाव है इंडिया में, मेक इन इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी के रूप में। ठीक है, अगर हम बात करें श्रम की, लेबर की, तो मानव शरीर अथवा मस्तिष्क में पाई जाने वाली उत्पादन शक्तियाँ, मानव शरीर अथवा मस्तिष्क में पाई जाने वाली उत्पादन शक्तियाँ क्या होती हैं,
मजदूरी होती है, और ये क्या है हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, अंतिम जो है वो हमारा क्या है इसमें, उद्यमशीलता। उद्यमशीलता जो है व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता होती है, ये लाभ होता है इससे। और या जब व्यक्ति को जोखिम लेने की क्षमता आ जाती है तो उससे क्या होता है, लाभ होता है। तो एक बार मैं इनको ज़रा आसानी से आपको समझाऊँ। पूंजी यानी कि इससे पहले हमारा होता है भूमि, और ये सबसे ज़्यादा उपलब्ध है, यही सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में ज़्यादा जरूरी होता है। तो उत्पादन के प्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन, और उससे हमें क्या मिलता है, किराया, और भारत में क्या है ये चीज़ उपलब्ध है। फिर दूसरी बात हमारी आती है पूंजी। पूंजी धन व तकनीक के रूप में होती है, और ब्याज जो होता है हमारा, ब्याज के रूप में प्रतिफल होता है, और अभाव हमारा यहाँ पर है। श्रम की अगर हम बात करें तो मानव शरीर में मस्तिष्क में पाए जाने वाली उत्पादन शक्तियाँ, और ये किस रूप में आती है, मजदूरी के, और उपलब्ध हैं यहाँ पर। उद्यमशीलता व्यक्ति की जोखिम लेने की क्षमता होती है, उसे उद्यमशीलता कहते हैं। इससे हमें लाभ भी मिलता है, और इस चीज़ का भारत में अंदर अभाव है। इसी वजह से भारत के लोग बहुत कम ही डेवलप कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब नोट करके हम यहाँ बात करते हैं क्या है आर्थिक क्रियाएँ क्या क्या होती हैं। अगर हमारी आर्थिक क्रियाओं की बात करें तो आर्थिक क्रिया क्या होती हैं, उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय। इन चार चीज़ों को हम कहते हैं उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय। ठीक है, यानी क्या होते हैं हमारे, इन चारों को आर्थिक क्रिया कहते हैं। उत्पादन की बात करें तो उत्पादन हमें क्या, कैसे और किसके लिए ये चीज़ होती है। अगर हम आगे बात करते हैं मानव पूंजी। मानव पूंजी जो होती है वो क्या होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य व कौशल द्वारा मानव पूंजी में विकास क्या होती है, मानव पूंजी होती है। यानी शिक्षा व्यवस्था व कौशल द्वारा मानव पूंजी में विकास जो होता है वो क्या कहलाती है, मानव पूंजी कहलाती है। सामाजिक पूंजी क्या होती है, सामंजस्य व सद्भावना को हम क्या कहते हैं, सामाजिक पूंजी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो हमारा है अभी तक परिभाषा चल रही थी, अभी हमारा जो होता है इंपॉर्टेंट फैक्टर शुरू हो जाते हैं यहाँ से, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो हम व्यवहारिक आधार पर देखते हैं। अब देखिए ये क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं वो तीन है। एक तो आर्थिक क्रिया के आधार पर, दूसरा होता है कार्य के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर। यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हम तीन भागों में बांट सकते हैं। एक तो हमारा होता है आर्थिक क्रियाओं के आधार पर, दूसरा होता है कार्य के आधार पर, और तीसरा जो होता है वो हमारा होता है स्वामित्व के आधार पर। देखिए इनको आसानी से देख लेते हैं क्या होते हैं। आर्थिक क्रियाओं के आधार पर जो होते हैं ये कितने क्षेत्र होते हैं, ये 5 क्षेत्र होते हैं, जिसमें हम प्राथमिक क्षेत्र कह सकते हैं, द्वितीय क्षेत्र कह सकते हैं, तृतीय क्षेत्र कह सकते हैं, चतुर्थ क्षेत्र कह सकते हैं, और पंचम क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक, कार्य के आधार पर जो कहते हैं संगठित क्षेत्र, यानी कि संगठित क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर आदमी को अपनी नौकरी गंवाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। असंगठित क्षेत्र वो होते हैं जहाँ पर उसकी नौकरी आसानी से जाने के जोखिम होते हैं। फिर अगर हम यहाँ बात करें स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। या तो एक सार्वजनिक होता है, पब्लिक सेक्टर, और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। यानी एक तो पब्लिक सेक्टर होता है और एक होता है प्राइवेट सेक्टर, यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि आर्थिक क्रिया के आधार पर जो है वो कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, तो 5 प्रकार की होती है। कार्य के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। और स्वामित्व के आधार पर जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक की बात करेंगे और आसानी से बात करेंगे। देखिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। पहले हम इनकी परिभाषा देख लेते हैं क्या क्या कही है। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र में जो परिभाषा की गई है वो क्या परिभाषा, वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। वह क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक, इसे कृषि और सहायक क्षेत्र भी कहते हैं, इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक, अगर आगे बात करते हैं तो इसमें क्या है, द्वितीय क्षेत्र जो होता है हमारा वो क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल का मूल्यवर्धन करना जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इससे औद्योगिक व विनिमय के क्षेत्र में भी लाभ होता है। ठीक है, तो विनिमय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक, अगर हम नेक्स्ट में देखें तो ऐसे क्षेत्र जो विभिन्न सेवाएं, परिवहन, बैंकिंग आदि द्वारा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में सहायता प्रदान करते हैं उन्हें हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ समझते हैं थोड़ा सा इनको। समझने का तरीका क्या है, प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होते हैं जहाँ से कच्चा माल या रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है, जैसे कृषि और पशुपालन। ठीक है, जबकि द्वितीय क्षेत्र वो होते हैं जो कच्चे माल से कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे कि हमारे रोटी जो बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, गेहूँ से, तो ये क्या होगा द्वितीय क्षेत्र। ब्रेड जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, आटे से, कच्चे माल से। ठीक है, उद्योग और विनिर्माण, यानी कि जिस कच्चे माल से हम व्यापार कर सकते हैं, उद्योग कर सकते हैं, वह हमारा क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या होता है कि द्वितीय और प्राथमिक क्षेत्र में जो हम सेवा के काम में कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग, परिवहन आदि में जो हम नौकरी वगैरह करते हैं वो क्या होता है, हमारा तृतीय क्षेत्र होता है। चलिए इसमें कुछ और अलग अलग जानकारी है, वो क्या क्या है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा यहाँ तो हो चुकी है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, इसे रेड कॉलर जॉब के लोग जो करते हैं वो करते हैं। भारतीय जीडीपी में सबसे कम 17% योगदान
और योगदान और सर्वाधिक जनसंख्या 55 संकलन है इसमें। और यहाँ पर इसके उदाहरण क्या होते हैं, कृषि, मत्स्य और खनन। ठीक, यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र की हम बात करें तो कुशल श्रमिक, वाइट कॉलर जॉब ये अकुशल होते हैं, और यहाँ ब्लू कॉलर जॉब वाले भी होते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, इस्पात उद्योग वगैरह वगैरह। यहाँ पर इसका जो उदाहरण होता है वो क्या होता है, परिवहन, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर, होटल आदि में काम करने वाले होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यह भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला है। आजकल सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान इसी का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो पहले चतुर्थ क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि चतुर्थ क्षेत्र क्या होता है। ऐसा क्षेत्र जिसके अंतर्गत ज्ञान आधारित उद्योगों को शामिल किया जाता है। ऐसे क्षेत्र जिनके ज्ञान आधारित उद्योग क्षेत्र को शामिल किया जाता है, ऐसे क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं। यानी कि जो उच्च कोटि के वैज्ञानिक रिसर्चर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा और इसको देखने की कोशिश करें तो वो क्या है, जैसे जितने भी अनुसंधान या विकास क्षेत्र कारों में काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं। पंचम क्षेत्र वो होते हैं जो हाई प्रोफाइल जॉब करते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत उच्च स्तर पर नीतियों के निर्धारण या नीति निर्माता आदि गतिविधियों को शामिल करने वाले जो होते हैं वह होते हैं, जैसे वैज्ञानिक, ठीक है, विधि विद्या, परामर्शदाता आदि शामिल इसमें ही किए जाते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा चतुर्थ। तो एक बार अब अगर हम जब प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्षेत्र के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए इसकी बेसिक लैंग्वेज जो है वो क्या होती है। पहले प्राथमिक क्षेत्र के बारे में सुनेंगे। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है वह क्षेत्र होता है जहाँ पर कच्चा माल की तैयारी की जाती है, जहाँ से कच्चा माल प्राप्त किया जाता है, वह होता है प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र वो होता है जहाँ तक कच्चे माल से हम किसी उद्योग के काम में या किसी उद्योग का निर्माण कर सकते हैं, वह होता है। तृतीय क्षेत्र वह होता है जहाँ पर हम प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के कामों को हम सेवा देते हैं। जबकि चतुर्थ क्षेत्र वो होता है जहाँ पर रिसर्चर काम करते हैं, यानी कि उद्योगों में शामिल किए जाते हैं अंतर्गत क्षेत्र, यानी ज्ञान आधारित, जैसे कि आपके मैनेजर वगैरह हो गए हैं, ये सभी इसमें आते हैं। ठीक है, अनुसंधानों में काम करते हैं वो लोग। पंचम क्षेत्र वो होते हैं जो नीति निर्माता होते हैं देश के। पंचम क्षेत्र में क्या होते हैं, वो जो नीति निर्माता होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, ये कृषि का जिक्र दिया गया है यहाँ पर। यहाँ से हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। प्राइमरी सेक्टर ये होता है, सेकेंडरी सेक्टर ये होता है। ठीक है, अब तीसरा जो होता है आपका टेरिटरी, सेवा क्षेत्र जो होता है, तृतीय क्षेत्र ये होता है। ठीक है, क्वार्टरनरी क्षेत्र जो होता है वो ये होता है चतुर्थ क्षेत्र, और क्वांटरी क्षेत्र जो होता है वो आपका पंचम क्षेत्र होता है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इनको समझाया गया है यहाँ से पिक के माध्यम से भी। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें सबको आसानी से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान स्थिति और 1951 की स्थिति, तो प्राइमरी सेक्टर में जो था ये देखिए 2009 से चतुर्थ और पंचम क्षेत्र जोड़ा गया था, जबकि 2009 से पहले कितने क्षेत्र हुआ करते थे, 3 क्षेत्रों की मान्यता दी जाती। तो देखिए प्राइमरी क्षेत्र जो है वो हमारा कितना है, 1951 में जो था 56% योगदान करता था, जबकि 17 और 18 में कितना परसेंट हो गया है, 17%। जबकि सेकेंडरी सेक्टर का जो भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना योगदान था, पहले 15%, अब इसका योगदान कितना रह चुका है, 29%। जबकि तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वो कितना था, पहले 29% था 51 में, अब कितना होता है 54। तो यहाँ से पता लगाया जा सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है वो वर्तमान में अब तृतीय क्षेत्र का है। कौन सा क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है। इसमें एक नोट पॉइंट किया गया है, इस नोट पॉइंट को हम आसानी से समझेंगे वो क्या है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 में कृषि आधारित थी, जबकि 1991 के बाद सीधी सेवा क्षेत्र प्रधान हो गई है 1991। यानी कि ये वाली बात जो है आपको थोड़ा सा याद रखना, ये याद रखना है कब से, 1991 के बाद से सीधी क्या हो चुकी है, सेवा क्षेत्र वाली हो चुकी है। ठीक है, द्वितीय या औद्योगिक क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाया है, इसलिए 2014 में मेक इन इंडिया शुरू किया गया। 2014 में क्या किया गया, मेक इन इंडिया शुरू किया गया। मेक इन इंडिया जब पूरी तरीके से नहीं हुआ था उन्होंने क्या शुरू किया, मेक इन इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या जानकारी है। अब देखिए यहाँ पर आता है कार्य के आधार पर जो आपकी अर्थव्यवस्था थी वो कितने प्रकार की थी, 2 प्रकार की कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर कितने प्रकार की थी जी, 2 प्रकार की। चलिए देखते हैं वो क्या क्या प्रकार थे। पहला जो था कार्य के आधार पर वो था संगठित क्षेत्र, और दूसरा क्या था, असंगठित क्षेत्र। तो रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती हैं तथा कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य सामाजिक सुरक्षा मिलती है, ऐसे क्षेत्रों को कहते हैं संगठित। मतलब भाषा समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, दोबारा सुनते हैं। रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होती हैं तथा कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य व सामाजिक सुरक्षा मिलती है। मतलब ये है कि ऐसा रोजगार जहाँ पर निश्चित शर्तों के साथ और नियमित कार्य मिलता है और कर्मचारियों को अपनी नौकरी खोने का गम भी नहीं होता या डर भी नहीं होता, ऐसे वो कहते हैं संगठित क्षेत्र। जबकि असंगठित क्षेत्र क्या होते हैं, मुख्यतः स्वनियोजित श्रमिक, यानी कि जो
अपने आप कार्य करते हैं और अपने आप नया रोजगार ढूंढते हैं और वेतनभोगी मजदूर होते हैं, यानी कि प्रतिदिन कार्य करने पर लगे रहते हैं, तो वो क्या होते हैं, हमारे असंगठित क्षेत्र होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो है वो भी दो प्रकार की थी, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। यानी ऐसा क्षेत्र जिसमें सरकार 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी हो, ऐसा क्षेत्र जिसमें सरकार की 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी होती है उसे हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। ठीक, निजी क्षेत्र सरकार की 50% से कम हिस्सेदारी, यानी आजकल हमारे देश में निजीकरण का सिस्टम जो ज़्यादा चल रहा है, जिसे हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, तो क्या है, जितनी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, निजी क्षेत्र होते हैं, वह सरकार से 50% कम हिस्सा सरकार का और ज़्यादा होता है वो निजी लोगों का होता है, तो उसे तो हम कहते हैं निजी सेक्टर। जैसा अगर रेलवे है तो रेलवे में 50% अगर निजीकरण किया जाएगा इसका, तो 50% कम जो हिस्सा रहेगा वो सरकार का रहेगा, जबकि 50% से ज़्यादा जो रहेगा वो निजी कंपनियों का रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम निजी क्षेत्र को, सार्वजनिक क्षेत्र को समझ सकते हैं, यानी कि हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को आसानी से यहाँ से समझ सकते हैं। समझ गए क्यों? क्योंकि हम कोशिश ये करते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र जो होते हैं, हमें पूछ लिया जाता है कि भाई सरकार का कितने प्रतिशत हिस्सेदारी होती है, तो 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी जो होगी तो वो होगी आपकी किस में, वो होगी आपकी सरकारी क्षेत्र में। ठीक है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में, जबकि 50% से कम हिस्सेदारी जो होगी वो किस में होगी, निजी क्षेत्र में। चलिए आगे देखते हैं। अब अर्थव्यवस्था की शाखाएं। ठीक, अब अर्थव्यवस्था की शाखाएं देखिए, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से ही आते हैं। अर्थव्यवस्था की जो शाखाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो दो प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं? एक तो व्यष्टि जिसे हम माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं, और दूसरी होती है समष्टि जिसे मैक्रो इकोनॉमी कहते हैं। यानी ना अगर हम बात करें तो इकाई के रूप में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, जबकि समग्र आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन, समग्र गतिविधियों का अध्ययन, यानी कि माइक्रो मतलब होता है छोटा और मैक्रो माने होता है समष्टि, यानी कि बड़ा, समस्त पूरे क्षेत्र का। ठीक है, समष्टि अर्थव्यवस्था। तो देखिए इसके जो स्रोत हैं वो क्या क्या है। व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम कोई अर्थव्यवस्था देखते हैं तो वो कौन सी होती है, माइक्रो इकोनॉमी। मांग डिमांड अगर होती है तो वो भी किस्म होती है माइक्रो इकोनॉमी। आपूर्ति की हम सप्लाई की बात करते हैं वो भी किस्म होती है माइक्रो। व्यक्तिगत है मतलब कि किसी एक व्यक्ति के बारे में, उसकी आय, उसकी आपूर्ति और उसकी मांग, यानी अगर हम किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्तर पर बात करें, यानी एक व्यक्ति की मांग, उसकी मांग कितनी है, उसकी आपूर्ति क्या है, उसकी व्यक्तिगत आय क्या है, तो उस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं, अर्थात को कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी कहते हैं। समझने की कोशिश करना। फिर अब होता है हमारा माइक्रो, ये होता है सामूहिक स्तर, यानी कि ये सामूहिक यानी समूह के रूप में, जिसमें कुल मांग, पूरे समूह की मांग, जैसा भारत देश है उसकी मांग, कुल आपूर्ति, पूरे भारत देश की आपूर्ति, राष्ट्रीय आय यानी कि पूरे राष्ट्र की आपूर्ति। तो कहने का मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति के रूप में, जब किसी व्यक्ति के रूप में अगर मांग होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, या व्यक्ति के रूप में जब अर्थव्यवस्था देखेंगे, अर्थशास्त्र देखेंगे, उसे कहते हैं माइक्रो। और यदि हम किसी देश के रूप में अगर देखेंगे तो वो क्या होगा हमारा मैक्रो इकोनॉमी। तो दोनों ही बहुत ही सरल और बहुत अहम चीज़ें हैं, इनको हम बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या समझाने की कोशिश की गई है। ठीक, अब देखते हैं व्यष्टि अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक क्या होते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमी के घटक क्या होते हैं। तो पहला उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, इसे क्या कहते हैं, इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार का एक उपभोक्ता अपनी आय के विभिन्न घटकों में आवंटन करता है ताकि अधिक संतुष्टि या सुख अर्जित किया जाए। मतलब क्या कि एक व्यक्ति या एक उपभोक्ता अपने उपभोग में अपनी आय के विभिन्न घटकों को आवंटित करने के लिए कितने से कितने ज़्यादा उसमें अर्जित कर सकता है। दूसरा देखते हैं उत्पादन व्यवहार सिद्धांत, इसे क्या कहते हैं। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार एक उत्पादक यह विचार करता है कि किस प्रकार वस्तुओं का उत्पादन करना है तथा कितना करना है ताकि अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके। फिर एक होता है कीमत सिद्धांत, ये मोस्ट है। कई बार कीमत सिद्धांत पूछ लिया था, कीमत सिद्धांत क्या होता है। वास्तव में यह बेस्ट यानी कि माइक्रो इकोनॉमी का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, और इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाए। यानी बाजार में वस्तुओं का कीमत का निर्धारण किसके अंतर्गत होता है, कीमत सिद्धांत कहलाता है। किसके अंतर्गत कहलाता है, कीमत सिद्धांत के अंतर्गत कहलाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्या है। अब यह है समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमी के प्रमुख घटक जो होते हैं वो क्या होते हैं। वैसे हम जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमी, यानी क्या पढ़ते हैं, हम एक देश की अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे संतुलित उत्पादन, रोजगार से संबंधित सिद्धांत, राजकोषीय नीति इसका घटक होती है, मौद्रिक नीति इसका घटक होती है, मुद्रास्फीति व अपस्फीति
ये इसकी घटक होती है। सरकारी बजट इसका घटक होता है। मुद्रा आपूर्ति एवं साख सृजन इसी का घटक होता है। विनिमय दर और भुगतान संतुलन इसी का घटक होता है। दोबारा फिर देखेंगे क्या क्या इसके घटक होते हैं प्रमुख, इन्हीं को हमें पढ़ना है। यानी कि जो हमारा मोस्ट है वो क्या है, वो ये मोस्ट है समष्टि अर्थव्यवस्था, जिसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमी। इसी को हम पढ़ेंगे आगे, इसी के बारे में हम पूरी तरीके से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये किसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। तो ये क्या है, संतुलित उत्पादन तथा रोजगार से संबंधित सिद्धांत। फिर दूसरा है राजकोषीय नीति, तीसरा है मौद्रिक नीति, चौथा है मुद्रास्फीति एवं अपस्फीति, इसे अवमूल्यन भी कह सकते हैं। सरकारी बजट, मुद्रास्फीति एवं साख सृजन, विनिमय दर, भुगतान संतुलन, इसके बारे में ये घटक है। इन्हीं के ऊपर आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है बने। अब यहाँ पर बात करते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी कि टाइप ऑफ इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था के प्रकार, टाइप ऑफ इकोनॉमी। ठीक, तो यहाँ देखिए, विश्व के साथ संबंधों के आधार पर, विश्व के साथ संबंधों के अनुसार अगर हम देखें, विश्व के साथ अंतर संबंधों के आधार पर अगर हम देखें तो कितने होते हैं, दो। एक तो खुली अर्थव्यवस्था होती है और एक हमारी बंद अर्थव्यवस्था होती है। अगर हम विकास के आधार पर देखें तो हमारी विकसित, विकासशील और अविकसित होती है। अगर हम विश्व बैंक के अनुसार देखें तो 4 होती हैं, यानी कि निम्न आय वाली, निम्न मध्यम आय वाली, उच्च मध्यम आय वाली और उच्च आय वाली। देश समूह के अनुसार देखें तो प्रथम अर्थव्यवस्था, द्वितीय अर्थव्यवस्था, तृतीय अर्थव्यवस्था, चतुर्थ अर्थव्यवस्था। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर देखें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। विभिन्न क्षेत्रों के आधार पर देखें तो कृषि अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था। नियोजन के आधार पर देखें तो योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और गैर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। दोबारा समझिए, बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसको आपको नोट डाउन करके रखना है या इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के टाइप, अर्थव्यवस्था के टाइप 6 होते हैं। हम अर्थव्यवस्था को 6 प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे पहला हमारा जो है वो क्या है, पहला हमारा है विश्व बैंक के, यानी विश्व के साथ अंतर संबंध, विश्व के साथ अंतर संबंध वाली अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें तो विकास के आधार पर, ठीक है, यानी बेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, ठीक है, कंट्री ग्रुप्स और बेस्ड ऑन ओनरशिप, ठीक है, और बेस्ड ऑन रूल ऑफ डिफरेंट। ठीक है, अगर हम और आगे देखें तो नियोजन, बेस्ड ऑफ प्लानिंग, नियोजन के अनुसार। तो ये इनको हम ध्यान देते हैं। तो विश्व के साथ अंतर संबंध में कितने हैं, 2, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर कितनी अर्थव्यवस्था है, 3, विकसित, विकासशील, अल्पविकसित। ठीक, विश्व बैंक के अनुसार जो है निम्न आय वाली, निम्न मध्यम आय वाली, उच्च आय वाली, उच्च मध्यम आय वाली, उच्च आय वाली। देश समूह के अनुसार जो है वो कौन कौन सी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक, संसाधनों और स्वामित्व के आधार पर जो है वो 2 प्रकार की हैं। तो पूंजीवादी, फिर 3 प्रकार की, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। ठीक, विभिन्न देशों के भूमिका के आधार पर कृषि आधारित, उद्योग आधारित और सेवा आधारित। नियोजन के आधार पर योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और गैर योजनाबद्ध। इनके बारे में एक के बारे में हम पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, चलिए क्या है, अब देखते हैं हम विश्व के अंतर संबंध के साथ क्या होता है। तो अंतर संबंध के साथ हमने 2 बताए थे। एक हमारा होता है खुली अर्थव्यवस्था, जिसे हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं, एक होती है हमारी बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, इन दोनों के बारे में थोड़ी सी बात हम चर्चा करते हैं। अब चर्चा क्या करते हैं, देखिए, खुली अर्थव्यवस्था कई बार आता है, आयात व निर्यात, यानी ऐसा देश जिसमें आयात और निर्यात हो उसे हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदारवाद, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा की नीति जहाँ होती है उसे हम क्या कहते हैं, खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण के लिए सभी देशों में जो है यहाँ पर खुली अर्थव्यवस्था है। अब भारत में खुली अर्थव्यवस्था की ओर 1951 से इसका झुकाव बढ़ा था, यानी भारत का 1951 के बाद झुकाव बढ़ा खुली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो ये जब से हमारा उदारवाद हुआ। ठीक, बंद अर्थव्यवस्था की बात जब करते हैं तो ये कितना आयात और निर्यात पर नहीं होता, यानी ना आयात निर्यात नहीं होता। जैसे पाकिस्तान से सभी देश जो है आयात निर्यात नहीं कर सकते। संरक्षणवाद की अगर नीति हम बात करें, संरक्षणवाद की नीति इसमें होती है, एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि इस स्थिति में एक देश के पास सभी आवश्यक संसाधन होने चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यह है अंतर संबंध देशों के, विश्व में देशों के साथ अंतर संबंध के अनुसार। ठीक है, अब हम देखते हैं संसाधन या स्वामित्व के आधार पर ये बताई गई हैं 3 प्रकार की। ठीक है, संसाधन व स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक तो पूंजीवादी क्या होती है हमारी, एक होती है हमारी पूंजीवादी, समझ पा रहे हैं, एक होती है हमारी पूंजीवादी, दूसरी होती है हमारी समाजवादी और तीसरी होती है हमारी मिश्रित। ठीक है, चलिए पहले हम पूंजीवादी को देख लेते हैं। हस्तक्षेप व निजी स्वामित्व वाली, बाजार शक्ति, मांग और आपूर्ति वाली, जो किस किस देश में, अमेरिका और कनाडा में।
अब ये बात समझ में आई नहीं होगी आप लोगों को। चलिए मैं आपको ईजी भाषा बताता हूँ। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर निजी लोगों का, निजी क्षेत्र वालों का, निजी व्यापारियों का बाजार पर नियंत्रण होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। सपोज दैट कि अगर बाजार में आलू आ जाएं और सारे निजी लोग उन आलू को खरीद कर अपने स्टॉक कर दें, इसका मतलब अब वह बाजार किसके हाथ में आ चुका है? पूंजीवादियों के हाथ में आ चुका है। ठीक है। अब ऐसे में वो जब उनका मन होगा जब उसकी सेल करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा? मूल्य जो होगा वो पूंजीवादियों के हाथ में होगा, निजी लोगों के हाथ में होगा, तो बाजार को निजी हाथ में। तो ऐसी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है? अमेरिका, कनाडा आदि देशों में देखने को मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पर सामाजिक, दूसरी क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। सरकारी हस्तक्षेप और स्वामित्व, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, यानी कि उत्पादित की गई वस्तुओं को बाजार में सरकार ही खरीदती है और सरकार ही उसका मूल्य निर्धारित करती है। तो ऐसे क्षेत्र के हम अर्थव्यवस्था को कहते हैं, हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और जैसे कि क्यूबा और उत्तरी कोरिया, इसे राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ये मोस्ट है, इसे राज्य आधारित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो क्या होती है? सरकारी व निजी की सहभागिता, सरकार व निजी क्षेत्र की सहभागिता। और इसमें क्या होता है? इसमें भारत और स्वीडन, फ्रांस, ये बात इंपॉर्टेंट है। भारत जो है वो कौन सी अर्थव्यवस्था भारत में? तो वो आपकी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये देखने को आपको मिल जाती है। चलिए अब हम इसको समझते हैं बहुत आराम से, अच्छे से। देखिए, एक तरीके से एक आदमी चलाता है आइडिया और एक चलाता है व्यसन। तो मान लीजिए पूंजीवादी निजी क्षेत्र क्या है? आइडिया। तो अगर कोई आइडिया चलाता है तो उसकी चलाने का मतलब क्या है कि भारत एक देश ऐसा है जिसमें आइडिया चलता है, तो आइडिया जो है वो निजी लोगों का है, तो वो होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक चलाता है बीएसएनएल, वो सरकारी कंपनी है, तो वो क्या हो गया? हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करें कि एक देश जैसे भारत है, भारत में आइडिया और मतलब एक व्यक्ति बात आइडिया और बीएसएनएल दोनों है, तो ऐसे में क्या कहते हैं हम? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जहाँ तक मैंने उम्मीद की है, मैंने कोशिश की है इसको समझाने की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। चलिए अगर हम आगे इसमें देखते हैं तो वो क्या है? आगे है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक एक अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? देखिए, प्रस्तुतिकर्ता ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री एडम स्मिथ थे जिन्होंने इसकी शुरू की, और इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है। अर्थव्यवस्था के जनक कहा जाता है। हस्तक्षेप का सिद्धांत इन्होंने दिया था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास होता है। बाजार शक्तियाँ मांग और आपूर्ति अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाएं को संचालित करती है, बाजार शक्ति। ठीक है। तो ये वाली जानकारी जो थी। अब इसकी विशेषता क्या है? प्रतिस्पर्धा होती है इसमें, यानी कि इसमें क्या होता है? कंपटीशन होता है। उद्देश्य अधिकतम लाभ होने का होता है। ठीक है। और आर्थिक स्वतंत्रता होती है, और उपभोक्ता के लिए एक विकल्प होता है। उपभोक्ता के लिए केवल एक ही विकल्प होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इसका उदाहरण जो अमेरिका, ब्रिटेन, ऐसे देश हो सकते हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो हमारी अर्थव्यवस्था सामाजिक अर्थव्यवस्था। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर हम ध्यान दें तो वो क्या है? तो इसके प्रस्तुतिकर्ता जो थे वो कौन थे? कार्ल मार्क्स थे इसके प्रस्तुतकर्ता, यानी कि जर्मनी दार्शनिक जो थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने इसके प्रस्तुतकर्ता थे। पुस्तक है दास कैपिटल। इसी पुस्तक में इसके बारे में दिया गया है, और प्रयोग जो किया गया वो कहाँ पर किया गया? सोवियत संघ में 1917 में और चीन में 1949 में। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार को सम्मिलित होता है। सरकार अर्थव्यवस्था या आर्थिक क्रियाएं को संचालित करती है, यानी कि कौन करती है? सरकार करती है। अब इसमें जो आते हैं वो कौन कौन आते हैं? सोवियत संघ हो गया, चीन हो गया, वियतनाम हो गया, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, यानी कि आपका यहाँ से हो सकता है कौन कौन से देश? सोवियत संघ, चीन, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी अमेरिका। ऐसे देशों में जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? वो पाई जाती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं, क्या इसकी विशेषता है? तो विशेषता में देखिए, उद्देश्य क्या है? जन कल्याण, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में कल्याण के बारे में सोचेगा। बाजार प्रतिस्पर्धा अभाव होगा, यानी बाजार में कंपटीशन नहीं होगा। केंद्रीय आर्थिक नियोजन होगा। बाजार कीमतें स्थानों पर प्रशासनिक कीमतें होंगी, यानी कि सरकार की कीमतें होंगी बाजार में। आर्थिक समानता होगी। ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं तो आगे क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए हमें यहाँ से याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो प्रस्तुतकर्ता कौन थे? ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स, इसके वो थे जो प्रस्तुतकर्ता थे। पुस्तक जो थी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इसकी पुस्तक थी, या इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी इस पुस्तक, इनकी दो पुस्तकें थी, इसमें इसका बारे में जिक्र दिया है। कारण क्या है कि 1929 में वैश्विक महामंदी आई थी, जिसके कारण यह अर्थव्यवस्था आई। यह अर्थव्यवस्था कैसी होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप होता है। ठीक है। पूंजीवादी और राज्य आधारित अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप होता है। इसका उदाहरण क्या है? भारत, मलेशिया, नॉर्वे इसके उदाहरण हो सकते हैं। अगर विशेषता की बात करें
तो जन कल्याण के बारे में बात की गई है, जन कल्याणकारी राज्य की बात की है, आर्थिक नियोजन बना है और सामाजिक न्याय की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो दोस्तों हमने आज जो देखा है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था, आर्थिक अर्थव्यवस्था, इससे आगे का जो सेशन रहेगा वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो बहुत सरल भाषा में समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपको कभी कुछ कमी इसमें दिखाई देती है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसको आगे सुधार करेंगे। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ से भी अपनी नॉलेज बढ़ा सकें, गेन कर सकें, आगे एग्ज़ाम में उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। थैंक यू, धन्यवाद।